राकेश पाठक साहब, मैं सीधे सीधे आपके पास आ जा रहा हूं। डॉक्टर राकेश पाठक भाई मिलिट्री साइंस कुछ दिन पढ़ा है, पत्रकार हैं, मूल रूप से अब ठेठ पत्रकारिता करते हैं और अभी अंडमान निकोबार घूम के आए हैं और उसमें बहुत सी चीजें नई नई हम लोगों को बताते रहते हैं। राकेश जी ये बताइए कि मेरे मन में एक प्रश्न है इसलिए पूछ रहा हूं, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम लोग खूब हल्ला मचाते हैं, घर में घुस के मारेंगे, हाउस को ठीक कर देंगे। हम चीन से क्यों नहीं कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे? देखिए सर, मैं सीधे इसके उत्तर पर आऊं इससे पहले थोड़ी सी बात आंकड़ों की कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने बताया था और मामूली सा विस्तार में देना चाहता हूं। और कर्नल आरपी सिंह साहब फसी साहब हैं, मैं तो सैन्य विज्ञान का मामूली विद्यार्थी हूं, पर संयोग से मेरा डॉक्टरेट मिलिट्री साइंस में ही है और मैंने सेना से थल सेना का डिफेंस करस्पॉन्डेंट कोर्स भी किया हुआ, वन कोर हेडक्वार्टर से। वो बहुत मामूली बात है, आप लोगों के सामने इतना कहना भी गुस्ताखी है, माफ कीजिए सिंह साहब। विषय पर आता हूं कि हमारे और चीन के रिश्ते में आप जो सवाल पूछ रहे हैं, हम चीन को लेकर इतने आक्रामक क्यों नहीं होते, हम इतना मुखर क्यों नहीं होते, इसका उत्तर बाद में दूंगा। फौरी तौर पर कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और ये आंकड़े ग्लोबल फायर पावर नाम का एक थिंक टैंक है, वो लगभग दुनिया के तमाम देशों के जो सैन्य साजो सामान है, उसकी जो प्रतिरक्षा शक्ति है, आक्रमण शक्ति, उसका आकलन करती रहती है। तो ग्लोबल फायर पावर ने जो आंकड़े दिए हैं उस पर बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि जो बजट की आपने बात कही, मेरी जानकारी के मुताबिक भारत का जो रक्षा बजट है वो 70 अरब डॉलर है और चीन का लगभग 179 अरब डॉलर था पिछले साल तक, अब शायद 250 अरब डॉलर हो गया। तुलनात्मक रूप से देखें तो हकीकत तो यह है कि सैन्य ताकत में चीन हमसे बहुत आगे है। आपने जो संख्या कही तो वो ताजा आंकड़ों के हिसाब से भारत की जो सैन्य शक्ति है वो 14,44,000 है और चीन की 21,38,000। हमारी और चीन की सीमा बहुत लंबी है, 3,488 किलोमीटर हम सीमा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो 2,133 हैं, चीन के पास 3,210 हैं, जिसमें हमारे फाइटर प्लेन है 538 और चीन के पास है 1,232। फ्लीट हमारे पास 285 है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास INS विक्रमादित्य। चीन के पास 777 की फ्लीट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। टैंकों की संख्या भी हमसे बहुत ज्यादा, हमारी 4,614 है, चीन के पास 5,250। ये पैमाने जो ग्लोबल फायर पावर आकलन करता है उसके 46 पैमाने हैं, जिनमें हम 38 में चीन से पीछे बैठते हैं। ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो सामरिक स्थिति है, उसमें दो चीजें और हमें परेशान करती हैं कि चीन के आसपास दो और हमारे आसपास दो ऐसे देश हैं, पाकिस्तान और म्यांमार, जो वक्त जरूरत पर स्वाभाविक तौर पर चीन की ओर झुकेंगे। यह भी हमारे लिए खतरे वाली बात रहती है। हमारे पास 1962 का एक इतिहास है जिसमें चीन के हाथों हमारी पराजय हुई। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने उस पराजय को स्वीकार किया। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि न कोई घुस आया है न कोई घुसकर बैठ गया है। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुरजोर आलोचना की, महावीर त्यागी से लेकर और सब तमाम लोगों तक। लेकिन अब निजाम बदल गया है सिंह साहब। अब स्थिति यह है कि गलवान के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में देश और दुनिया को ये बताते हैं कि न कोई घुसा है, न कोई घुसकर बैठ गया है, न कोई घुस आया है। सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व के मनोबल से और उसके साहस से भी प्रेरित होती है। सेना का अपना जो बल है उसके ऊपर सर्वोच्च इकाई, चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अंतिम निर्णय राजनीतिक तौर पर लिया जाता है। इतिहास गवाह है कि जब नाथुला दर्रे में जब जो संघर्ष हुआ था चीन के साथ, जो 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय वो संघर्ष चल रहा था, और अचानक हुए संघर्ष में, और वो तब की स्थिति है सिंह साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दीजिएगा कर्नल आरपी सिंह साहब, तब तोप खाने के इस्तेमाल की इजाजत कोई सेना का अधिकारी नहीं ले सकता था, प्रधानमंत्री के स्तर से उसकी इजाजत ली जाती थी।
इसके बावजूद तत्कालीन समय जो वहां सैन्य अधिकारी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं इस वक्त, उन्होंने तोपखाने का इस्तेमाल किया और 300 सैनिक, चीनी सैनिक मारे जनरल गए। सगट, जनरल सगट, जनरल सगट, बिल्कुल। तो यद्यपि आज भी ये माना जाता है कि उन्हें अपने राजनीतिक नेतृत्व से, यानी दिल्ली से हरी झंडी थी। अब हम वर्तमान हालात पर लौटते हैं कि गलवान के बाद से अब तक क्या हुआ। आप चूंकि सिंहावलोकन 2022 का कर रहे हैं और चीन के संदर्भ में कर रहे हैं, तो बड़ी घटना तो गलवान ही है। उसके बाद गैंगवांग पर भी हुआ। तब से आज तक हम पिछले साल की अगर बात करें, मैं 2022 की तो बात ही नहीं कर रहा, पिछले साल 11 दौर की कमांडर स्तर की बातचीत चीन के साथ हमारी चलती रही। हमारी तरफ का मुख्य धारा का मीडिया यह कहता रहा कि हमने चीन को शिकस्त दे दी है, चीन वापस लौट गया उल्टे कदमों से। तो भाई वापस कहां लौटा, कहां घुस आया था? तो पहले तो आपको यह स्वीकार करना होगा। देशभक्ति अपनी जगह है। हम में से कोई भी यहां इस पैनल में मौजूद हर व्यक्ति, हर भारत का नागरिक चाहता है कि चीन को हम लाल लाल आंखें दिखाएं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चीन शब्द का उच्चारण नहीं कर सके हैं गलवान के बाद से आज तक। मैं एक नागरिक के नाते सचमुच में चिंतित हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री की विवशता को समझना चाहता हूं। दुनिया के सैन्य इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी आक्रांता देश का नाम पीड़ित देश के राष्ट्र प्रमुख ने, उसके प्रधानमंत्री ने न लिया हो। तो हम जानना चाहते हैं वो कौन सी व्यवस्था है। वो व्यवस्था सिर्फ सैन्य आधारित नहीं है। सेना हमारी इतनी कमजोर नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन शब्द का उच्चारण न कर सकें। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये विषय सामरिक तो है ही, राजनीतिक भी है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री चीन को भी लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, जो पाकिस्तान को घुसकर मारने की बात करते थे, वे अगर इतनी बड़ी घटना के बाद, जिसमें हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो गए, उस देश के नाम लेने को तैयार नहीं, संसद में उसकी चर्चा कराने को तैयार नहीं। अभी फिर घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदन में कह रहा है कि चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों के साथ मारपीट की है। वो लगातार मीडिया से बात करते हुए सांसद बीजेपी के कह रहे हैं। इसके बाद सरकार 7 दिन पहले स्थगित कर देती सत्र को और बहस से बचना चाहती है। मैं एक पत्रकार होने से पहले भारत का नागरिक हूं और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि हमारे पड़ोस के एक शक्तिशाली देश के साथ हमारे रिश्ते ऐसे क्यों हुए जा रहे हैं, और वो भी उससे जो श्री नरेंद्र मोदी का सबसे प्रिय, सबसे हिजगरा, सबसे अनन्य मित्र राष्ट्र है। चीन के दौरे आज तक के इतिहास में नरेंद्र मोदी के जितने किसी ने नहीं किए। जब वे मुख्यमंत्री थे तब 5 बार चीन का दौरा कर चुके थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वे लगातार कर रहे हैं। अब गिनती गिनना भी हम भूल चुके थे गलवान से पहले तक कि नरेंद्र मोदी कितनी बार चीन हुआ है, कितनी बार भारत में झूला झुला चुके शी जिनपिंग को। इसलिए मैं इस वर्ष का अंत होते होते, अभी भी 5 दिन बाकी हैं, मैं भारत के नागरिक के नाते देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार चीन शब्द का उच्चारण मात्र कर दें। मैं इससे आगे कोई चेतावनी, धमकी भी सुनना नहीं चाहता। वे सिर्फ किसी दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन शब्द किसी और बहाने से ले आए और बोल दें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। भारत की सीमाएं अगर इतनी असुरक्षित रहें कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में चीन ने बस्तियां बसा ली हैं, अपने आधुनिकतम हथियार वहां पर लगा दिया है, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लगा दिया है, और हम हल्के टैंक मंगाने के लिए टेंडर निकाल कर बैठे हुए। मेरी जानकारी में नहीं है, कर्नल आरपी सिंह साहब आप बताएंगे ऊंचाई पर जो हल्के टैंक मंगाए जाने थे ऊंचाई पर लड़ाई के लिए, वे आए या नहीं आए, मेरी जानकारी में नहीं है। तो 2022 के सिंहावलोकन में चीन की चिंता हम अपने माथे पर लेकर 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं बार बार यही आग्रह करता हूं कि हमें अपने प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है, हमें उन पर भरोसा है। वे तो एक बार देश पर भरोसा करें, भरोसे में लेकर या तो अपनी व्यवस्था बताएं कि वे चीन का नाम क्यों नहीं ले पा रहे, या ये बताएं कि 11-12 राउंड की कमांडर स्तर की बातचीत के बाद असल में क्या हासिल हुआ। हम कहां थे, कहां से पीछे हटे, चीन कहां था, वो कहां से पीछे गया वापस। जी सर, आवाज आपकी आ रही है संजीव जी? आवाज आ रही? संजीव जी आवाज आ रही? भट्ट साहब, असूद साहब आवाज आ रही? करेक्ट। हाँ हाँ, कंप्लीट करें राकेश भाई। जी नहीं, मेरी बात मैं यहीं तक अभी सीमित रखना चाहता हूं कि देश की सीमा और सेना की सारी ताकत
राजनीतिक नेतृत्व के मनोबल, उसके साहस, उसकी पहलकदमी पर भी निर्भर करता है। इस देश ने इंदिरा गांधी का वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के टुकड़े करके एक नया देश बना दिया गया। नाथुला में गिनती की सैन्य शक्ति से चीन को वापस भेज दिया, सिक्किम का विलय करा दिया गया। तो अब कम से कम देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारी सैन्य ताकत भी बढ़ चुकी है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि हम चीन से कहीं कमजोर हैं। संख्या बल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। न कोई एटमी युद्ध होने वाला है कि उसके पास कितने एटम बम है, हमारे पास कितने हैं। लेकिन कम से कम देश का राजनीतिक नेतृत्व जो है वो ये साहस तो दिखाए कि जिसने हमारी सीमा में घुसकर अतिक्रमण कर लिया, जिसने हमारे वीर सैनिकों को शहादत के कगार पर पहुंचाया, उसका नाम तो ले हमारा राजनीतिक नेतृत्व। और पूरा देश उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूं, आनंद वर्धन सिंह भी, कर्नल आरपी सिंह साहब, हम सब देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। लेकिन कम से कम वे देश को भरोसे में लेकर कुछ तो कहें। कब तक मौन रहेंगे चीन के विषय पर? जी आनंद सर। आरपी सिंह साहब ने कुछ बातें कही, उसमें थोड़ी सी चीजें जोड़ देता हूं। जो अंतर उन्होंने कहा ना, अंतर बहुत आया है। अंतर ये आया है कि देश में आज से 8 साल पहले जो व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्यमंत्री था, वो केंद्र सरकार से पूछता था लाल लाल आंखें कब दिखाएंगे। वो टेलीविजन चैनलों के दफ्तर में बैठकर इंटरव्यू देते समय कहता था कि मैं होता तो लाल लाल आंखें दिखाता। अंतर ये आया है। अंतर ये आया है कि गलवान के शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री मंच से पहली बार के वोटरों से वोट मांगता है। अंतर ये आया है। अंतर ये भी आया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सेना की सफलता के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्हों के साथ लगे रहे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। आजादी के बाद लगातार सीमाओं पर तनाव रहा है, झड़पें होती रही हैं, इससे किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन आज के दौर की तुलना अगर उससे करें तो आप समझेंगे कि सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर कर्नल आरपी सिंह साहब भी दे दें या देश में कोई भी व्यक्ति दे दे कि देश का प्रधानमंत्री चीन शब्द का उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बस इतनी सी मेरी जिज्ञासा है। ये अंतर आया है। 2014 से पहले हर घटना के समय, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे शास्त्री जी, चाहे इंदिरा जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमलावर देश का नाम न लिया हो किसी प्रधानमंत्री ने। अंतर ये आया है। सेना की सफलताओं को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिशें भी पहले कभी नहीं हुई। 2019 के चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जिस तरह वोट मांगे गए, वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक स्वयं कर्नल आरपी सिंह साहब ने स्वीकार किया, इससे पहले भी होती रही हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में इस तरह नहीं आती रही। ये बिल्कुल सही बात है कि सेना को पवित्र गाय के रूप में ही देखा जाता रहा है, और सेना स्वयं भी एक आयरन कर्टेन के भीतर रहती थी, एक लोह आवरण के भीतर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र खुलता जा रहा है, समाज खुल रहा है, सूचना विस्फोट का महायुग है, सूचनाएं अब छुपती नहीं है, सेना के भीतर की भी अनियमितताएं सामने आती हैं, बहुत कुछ सामने आता है। ऐसे समय में ये सवाल तो राजनीतिक नेतृत्व से पूछे जाने की जरूरत है कि सेना तो हमारी पूरे साहस के साथ तैयार है। देश का शिखर नेतृत्व हमलावर राष्ट्र का नाम क्यों नहीं ले रहा? मेरा सवाल इतना सा है। जी जी। राकेश पाठक साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनएसए, क्योंकि थोड़ा हमारे देश में हम लोग फौजी लोगों को क्यों नहीं एनएसए बनाया जाता है, जिनको ग्राउंड रियलिटी पता है, सुबह से शाम तक उसी में जी रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और वो हमारे यहाँ आईपीएस लोगों को दे दिया जाता है? क्या वो सेंटर के ज्यादा पास है इस वजह से? अब मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है। जैसे ब्रजेश मिश्रा को जब जी ने बनाया था, ब्रजेश मिश्रा का जो तजुर्बा था, सिर्फ एक वाकया मैं जोड़ना चाहता हूँ। 1 मई 1970 को मई दिवस का समारोह था चीन में। हमारा कोई राजदूत नहीं था उस वक्त चीन में, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी के रूप में ब्रजेश मिश्रा उस चाय पार्टी में शामिल हुए थे माओ से तुंग के सामने। माओ ने उनसे कहा था कि भारत से कहिए हमसे दोस्ताना रिश्ते बना। यद्यपि उस बात को बहुत गंभीरता से हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं लिया। ब्रजेश मिश्रा का यही तजुर्बा, ये एक्सपोजर जो विदेश नीति का था, कूटनीति का था, अंतरराष्ट्रीय राजनयिक का था, शायद अटल जी ने इसीलिए बनाया हो। मैं भी ऐसा मानता हूं कि इसके लिए सैन्य अधिकारी होना जरूरी नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम आंतरिक सुरक्षा में भी है। सीमाओं की सुरक्षा के अलावा आंतरिक सुरक्षा भी उसमें शामिल होगी। एक अंतिम बात जो आरपी सिंह साहब ने अंतर बताया था, उसमें एक बात और कहना मुझसे रह गई थी, मैं फिर उससे रिपीट कर देता हूं। एक अंतर और आया है सर, हर चुनाव के वक्त
पद पर बैठे सेना के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के हित में बयान देने लगे हैं, ऐसा 2014 से पहले कभी नहीं हुआ था। अभी गुजरात चुनाव में 1 महीने पहले हमारे बड़े बड़े आला अफसर सेना के बयान दे रहे थे, तो सीधे सीधे एक राजनीतिक दल के हितार्थ थे। एक बात और, इससे पहले कभी आपने किसी राजनीतिक लाभ के लिए, किसी पार्टी के लाभ के लिए, आप तो फौज में इतने साल रहे हैं, कभी ऐसे बयान नहीं सुने होंगे। आपने आतंकवादियों की संख्या का जिक्र किया। मैं बड़ी गंभीरता और चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं कि हर चुनाव से पहले, देश के हर विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले आतंकवादियों की निर्धारित संख्या में घुसपैठ के बयान सेना के अधिकारी देते हैं, और उसके बाद अगले चुनाव तक एक भी बयान ऐसा नहीं आता। देश में सत्ता में बैठी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एग्जैक्ट संख्या बताता है कि 300 आतंकवादी रवाना हो गए और गुजरात पहुंचने वाले हैं, फिर उन्हें बताकर आतंकवादी वापस चले जाते हैं ढोकला खाकर गुजरात से। बिहार चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतंकवादी सूचना देते हैं, अपना टूर प्लान बताते हैं कि हम इतनी संख्या में रवाना हुए हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे पटना आकर। चुनाव खत्म होने के बाद, मतगणना के दिन के बाद से अगले चुनाव तक न तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये बताता है कि कितने आतंकवादी प्रवेश कर रहे हैं, न कोई सेना अधिकारी बताता है। ये अंतर संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी भी चिंता मुझे एक नागरिक के नाते और पत्रकार के नाते है। मैंने आपसे निवेदन किया था शुरू में, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, इस नाते भी, एक नागरिक के नाते भी, पत्रकार के नाते मैं सेना के इस तरह के राजनीतिक प्रयोग पर चिंतित हूं, और वो कौन कर रहा है बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। अंतिम बात, आपने जो कहा कि पहले गांधी जी की नीति, बड़े विस्तार से आनंद जी समझा चुके हैं। गांधी जी की नीति हमारी रक्षा नीति में कभी शामिल नहीं थी कि एक देश हमें एक चांटा मार जाए और हम सुन लें, कभी नहीं सुना गया। हमने प्रत्युत्तर दिया, पड़ोसी देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, हर युद्ध हमने जीता। अटल बिहारी वाजपेयी, तुम्हें कारगिल में भी हमारी सफलता है, वहां कौन सी गांधी जी की एक गाल पर तमाचे की नीति को अपनाया था हमने सर, विनम्रता से सर। 48, 65 ये सब इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे कि हमको एक्सचेंज करने पड़े हैं जमीनों। नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप सर। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में आजादी की बेला में अचानक कबायली विद्रोह हो गया, उसमें हमने कौन सी गलती की, और आप अपनी सेनाओं की कर रहे हैं फिर तो। नहीं, हमारे पाठक साहब आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें सेना की कोई गलती नहीं थी, सेना जा रही थी, सेना को रोका गया था, वो जो भी डिसीजन लिया गया हाई लेवल पे। सेना की कभी गलती नहीं रही है, पॉलिटिकल फेलियर्स हमेशा हुए हैं। सब पॉलिटिकल फेलियर रहा है। वहां हवाई अड्डे उतारे गए, हवाई जहाज उतारे गए सर 1948 मैं अब